तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्लाइड दिख रही सबको? यस सर। स्लाइड दिख रही है ना सबको? हाँ चलिए। यस सर। तो आज पहला टॉपिक पढ़ते हैं डेटाबेस यूजर्स। तो डेटाबेस यूजर्स मींस ऐसे यूजर्स जो डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। जो हमने पिछली बार लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा था, तो सबसे आखिरी में जो लेवल था वो था फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल के नीचे जो रहता है वो रहता है डेटाबेस। तो डेटाबेस से हमें क्या करना है? डेटा एक्सेस करना है। तो कितने टाइप के यूजर्स होते हैं हमारे डेटाबेस के, जो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, जो इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम से और डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। तो देर आर 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, second one is sophisticated user, third one is specialized user and fourth one is naive user। तो वन बाय वन देखते हैं ये यूजर्स क्या है। पहला है एप्लीकेशन प्रोग्रामर। सो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आर द यूजर्स which will write application programs in any of the host languages। अब होस्ट लैंग्वेजेस क्या क्या हो सकती है हमारी? वो होती है हमारी सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, जावा, जो भी फ्रंट एंड टूल्स हैं, जितने भी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं हमारी, वो सब हमारी क्या हो जाएंगी? होस्ट लैंग्वेजेस होंगी। तो उन होस्ट लैंग्वेजेस में क्या करेंगे हम लोग? डीएमएल कॉल्स को एम्बेड करेंगे। क्लियर है? तो डीएमएल कॉल्स क्या होंगी? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, जो हमने डीएमएल ऑपरेशंस पढ़े थे, वो डीएमएल ऑपरेशंस को क्या करेंगे हम लोग? एम्बेड करेंगे होस्ट लैंग्वेज में, और उससे फिर वो क्या करेंगे? एक्सेस करेंगे। तो जो एप्लीकेशन प्रोग्राम वो लिखेंगे उनको बोलेंगे हम एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो सॉफ्टवेयर को लोग बनाएंगे उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। तो उन एप्लीकेशन प्रोग्राम में क्या रहता है? डीएमएल प्री कंपाइलर रहता है। ठीक है, एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम का कंपाइलर और एक होता है डीएमएल प्री कंपाइलर। तो प्री कंपाइलर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उस कंपाइलर से पहले उस डीएमएल कंपाइलर को, जो डीएमएल कॉल्स आपने एम्बेड की हैं, उनको कन्वर्ट करना है होस्ट लैंग्वेजेस में। तो होस्ट लैंग्वेजेस की जो भी डायलेक्ट होंगे उनमें क्या करेगा? उनको चेंज करेगा। चेंज करके फिर वो होस्ट लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो उनको क्या करेगा? वो एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? सो होस्ट लैंग्वेज कंपाइलर देन एग्जीक्यूट द ऑब्जेक्ट कोड। जो ऑब्जेक्ट कोड वो बनाएगा उसको क्या करेगा? वो एग्जीक्यूट करेगा। So some of the special programming languages combine Pascal-like control structures and control structure for the manipulation of the database। तो जो database को हमें manipulate करना है, तो उनमें जो host languages हैं वो अपने अपने हिसाब से कुछ ऑब्जेक्ट कोड्स बनाएंगे और उन ऑब्जेक्ट कोड के थ्रू क्या करेगा? वो एक्सेस करेगा। क्लियर है? सो दीज आर समटाइम्स कॉल्ड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। तो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस उनको हम बोलते हैं, और दे ऑफन इंक्लूड फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स में हम क्या करते हैं कि फॉर्म्स हम बना देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि डेटा जनरेट करना है, डेटा डिस्प्ले करना है, उनके हम क्या करते हैं? फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, और उनसे बेसिस क्या होती है? हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है। जैसे हम लोग अभी जो क्विज ले रहे हैं तो वो भी एक फॉर्म है। क्विज में हम जो आप जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं अपने अपने ऑप्शंस, उससे एक रिपोर्ट बनती है कि कितने लोग फर्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सही दिए, कितने लोग सेकंड क्वेश्चन का आंसर सही है, कितने प्रतिशत लोग सही दिए। तो वो आपका क्या होता है कि रिपोर्ट जनरेट होती है। क्लियर है? तो फर्स्ट जो यूजर हो गया वो हमारा हो गया एप्लीकेशन प्रोग्रामर। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर का मेन काम क्या है कि वो पहले एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, और उन लैंग्वेजेस में क्या करेगा? एम्बेड करेगा इनको, डीएमएल कॉल्स को। क्लियर है? सेकंड देखते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर। सो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स यूजेस क्वेरी टूल्स टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। सो दे इंटरेक्ट विद द सिस्टम विदाउट राइटिंग प्रोग्राम्स। मतलब इसको प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली क्या करेंगे? क्वेरी टूल में लॉग इन करेंगे। जैसे हम लोग लैब में हमने देखा था, हमने एक यूजर क्रिएट किया था, क्रिएट यूजर सिस्टम आइडेंटिफाइड बाय, सॉरी, क्रिएट यूजर स्टूडेंट आइडेंटिफाइड बाय स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने एक यूजर क्रिएट किया, तो वो यूजर क्या था? सोफिस्टिकेटेड यूजर था। क्लियर है? वो क्या कर रहा था? क्वेरी टूल यूज कर रहा था, रन एसक्यूएल कमांड लाइन, उससे क्या कर रहा था? लॉगिन कर रहा था। लॉगिन करके वो डीएमएल क्वेरी सीख रहा था, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, जो भी क्वेरीज हम लिखना है उन क्वेरीज के थ्रू हम क्या करेंगे? डेटा को एक्सेस करेंगे। क्लियर है? सो दे फॉर्म रिक्वेस्ट बाय राइटिंग क्वेरीज इन डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेजेस। तो एसक्यूएल क्वेरीज लिखेंगे, वो एसक्यूएल क्वेरीज में डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल 3 क्वेरीज होती हैं। बेसिकली उसका काम है वो डीएमएल क्वेरीज लिखना। क्लियर है? सो दीज आर सबमिटेड टू क्वेरी प्रोसेसर दैट ब्रेक्स एंड डीएमएल स्टेटमेंट डाउन इनटू इंस्ट्रक्शन फॉर द डेटाबेस मैनेजर मॉड्यूल। मतलब उन डीएमएल स्टेटमेंट्स जो हम लिख रहे हैं उनको डेटाबेस मॉड्यूल तक पहुंचने का काम जो है वो क्वेरी प्रोसेसर करेगा। क्लियर है? सो सेकंड टाइप का यूजर हमारा हमने देखा वो था सोफिस्टिकेटेड यूजर। सोफिस्टिकेटेड यूजर या क्या यूज करेंगे? क्वेरी टूल्स यूज करेंगे। अब क्वेरी टूल्स भी बहुत सारे होते हैं। एक हम पढ़ रहे हैं रन एसक्यूएल कमांड लाइन,
एक होता है हमारा एसक्यूएल स्टार प्लस जो हम यहाँ लैब में करते थे, उसके अलावा टोड होता है, उसके अलावा एसक्यूएल वर्कशीट होती है। तो ये सब क्या हो गए हमारे क्वेरी टूल्स हो गए। जब माई एसक्यूएल में आप php यूज करते हैं तो उसके अंदर भी एक क्वेरी टूल्स आपको मिलता है, या जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्वेरी टूल्स जो हैं बहुत सारे हैं, किसी भी एक क्वेरी टूल से उसको क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके उसको क्वेरी लिखनी है, क्वेरी से उसको क्या करना है, डेटा एक्सेस करना है डेटाबेस। थर्ड वन आ जाते हैं स्पेशलाइज्ड यूजर्स। सो स्पेशलाइज्ड यूजर्स आर दी सोफिस्टिकेटेड यूजर्स व्हिच विल राइट स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मींस फॉर एग्जांपल जैसे आपके ऑटोकैड सॉफ्टवेयर हो गया। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के डिजाइन क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। बेसिकली ये सिविल और मैकेनिकल वाले यूज करते हैं। तो उसमें अगर किसी सिविल वाले के पास कोई डिजाइन बनाने आया कि मुझे एक बिल्डिंग क्रिएट करनी है, तो उसके पास क्या होते हैं, पहले से प्री डिफाइंड डेटाबेस रहता है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स रहती हैं, जिसमें वो क्या करता है कि रूम की साइज क्या होनी चाहिए, उसमें कितने डोर्स होने चाहिए, कितने विंडोज होने चाहिए, विंडोज का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, डोर्स का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए। तो पूरा डेटाबेस एक रहता है जिनको वो उनको क्या करता है, वो एक्सेस करता है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ऑटोकैड सिस्टम। इसके अलावा भी हमारे पास नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स हैं, एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं। तो उन नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम से भी वो क्या करता है, वो स्पेशलाइज्ड यूजर उन पर्टिकुलर नॉलेज को और उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट सिस्टम को क्या करता है, एक्सेस करता है और उससे कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट करता है या कुछ नॉलेज जनरेट करता है। क्लियर है। सो दीज आर स्पेशलाइज्ड यूजर्स। तो स्पेशलाइज्ड यूजर्स क्या करेंगे, स्पेशलाइज्ड डेटाबेस यूज करते हैं, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट कैटेगरी इज नैव यूजर। अब नैव यूजर एक ऐसा यूजर है जिसको ना डेटाबेस का नॉलेज है, जिसको ना प्रोग्रामिंग का नॉलेज है। प्रोग्रामिंग का नॉलेज अगर आपको है तो आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट किया तो आप हो गए एप्लीकेशन प्रोग्रामर। अगर आपको डेटाबेस का नॉलेज है तो आपने डीएमएल क्वेरीज राइट की, आप हो गए सोफिस्टिकेटेड यूजर। अब ये नैव यूजर एक ऐसा यूजर है जिसको ना डेटाबेस का नॉलेज है, ना ही प्रोग्रामिंग का नॉलेज है। वो क्या यूज करेगा, परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स राइट करेगा, यूज करेगा। ठीक है। परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम जो प्री डिफाइंड पहले से क्रिएटेड है उनको क्या करेगा, वो यूज करेगा। फॉर एग्जांपल एक परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम का जो एग्जांपल है वो है एटीएम मशीन। तो एटीएम मशीन में हम जाते हैं तो हम एटीएम मशीन में हम एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, अपना पिन कोड डालते हैं और अपना हम क्या करते हैं, डेटाबेस एक्सेस करते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा है। हम कुछ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, किसी को डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, हम पैसा निकाल सकते हैं, हम पैसा आजकल डिपॉजिट भी हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना डेटाबेस एक्सेस कर रहे हैं थ्रू परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम। एज ए सेकंड एग्जांपल हम एसबीआई नेट बैंकिंग भी यूज करते हैं। तो नेट बैंकिंग भी हम यूज कर रहे हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं, उसमें यूजर आईडी हमें पासवर्ड मिला हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, अपना अकाउंट यूज कर रहे हैं, हम अपना डेटाबेस यूज कर रहे हैं। क्लियर है। सो नैव यूजर्स आर द यूजर्स जिनको ना डेटाबेस का नॉलेज है, नहीं एप्लीकेशन प्रोग्राम का नॉलेज है, नहीं प्रोग्रामिंग का नॉलेज है। क्लियर है। बस उसको सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए कि मुझे जो एप्लीकेशन प्रोग्राम पहले से जो परमानेंटली क्रिएटेड है उसको यूज कैसे करना है, दैट्स इट। क्लियर है। सो दिस कैटेगरी इज द नैव यूजर। उसके बाद आ जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी तक जितने हम लोगों ने यूजर्स पढ़े हैं, हमने एप्लीकेशन प्रोग्रामर पढ़ा, सोफिस्टिकेटेड यूजर पढ़ा, स्पेशलाइज्ड यूजर पढ़ा, नैव यूजर पढ़ा। ये सब क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को एक्सेस करने का काम कर रहे हैं। कैसे हमें एक्सेस करना है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके कर रहे हैं। अभी जो हम यूजर देख रहे हैं ये है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा यूजर है जिसको सेंट्रल कंट्रोल मिला रहता है डेटाबेस का। क्लियर है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और डीबीए हैव द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द डेटा। ठीक है। तो अब इसका क्या यूज है, अब डीबीए जो क्या करता है कि जो भी डेटाबेस है उसको कौन सा यूजर एक्सेस करना चाहता है, क्या डेटा एक्सेस करना चाहता है, वो सब कंट्रोल कौन करेगा, डीबीए करेगा। Clear? So he coordinates all the activities of the database system. So the database administrator has the good understanding of the enterprise information resources and needs. तो जो इंफॉर्मेशन आपके जो इंटरप्राइज में क्या होते हैं, डीबीएस रहते हैं और डीबीए क्या करते हैं, इंटरप्राइज की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं, उनको क्या करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं। क्लियर है। तो उनको पता होना चाहिए कि मुझे क्या एक्सेस कराना है, क्या रिसोर्स एक्सेस कराना है, किस टाइप का रिसोर्स एक्सेस कराना है, उनको पता होना चाहिए। So the functions of DBA. अब functions of DBA में देखते हैं। First function is schema creation. Schema creation means अगर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं उसमें, या उसमें हम कुछ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उस डेटाबेस का जो स्कीमा होता है वो कौन क्रिएट करेगा, DBA। क्लियर है। सो द क्रिएशन ऑफ ओरिजिनल डेटाबेस स्कीमा, मतलब जो भी टेबल के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें क्या डेटा स्टोर हो रहा है, उनका क्या डेटा टाइप है, उनके क्या साइजेस हैं, ये कौन बनाएगा, DBA। क्लियर है।
तो जो डेटा हम जो टेबल हम क्रिएट करेंगे तो हम DDL क्वेरी से करेंगे, तो यहाँ पर उसको चाहिए DML कंपाइलर जो सेट ऑफ टेबल्स को डेटा डिक्शनरी में क्या करेगा, स्टोर करेगा। सेकेंड आ जाते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन। अब स्टोरेज स्ट्रक्चर जो मैंने आपको कहा था कि फिजिकल लेवल में डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड होता है कि किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, हमें क्या एल्गोरिथम यूज करना है, तो ये वही है कि कौन सा स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज करना है डेटा एक्सेस करने, डेटा स्टोर करने के लिए और डेटा एक्सेस कराने के लिए, और क्या एक्सेस मेथड होना चाहिए। तो ये भी कौन क्रिएट करेगा, फंक्शंस, ये भी आपका जो है DBA परफॉर्म करेगा। थर्ड वन इज स्कीमा इन फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन। अब स्कीमा मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई नया कॉलम इंक्रीज करना है या मुझे कोई डेटा टाइप चेंज करना है किसी का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, मतलब मुझे उस स्कीमा को, एक मिनट, कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए फिर से आ जाते हैं यहाँ पर। तो स्कीमा इन फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, मतलब स्कीमा मुझे चेंज करना है, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मुझे चेंज करना है, तो वो भी कौन करेगा, DBA करेगा। तो स्कीमा जो स्टोर होता है वो पहले से स्टोर रहता है डेटा डिक्शनरी में, इंटरनल सिस्टम टेबल्स में, तो उनको चेंज करने का काम कौन है, वो भी कौन करेगा, DBA करेगा। क्लियर है। और फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन मतलब किस तरह उसका फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब जो डिस्क में हम स्टोर कर रहे हैं तो डिस्क में कहाँ स्टोर कर रहे हैं वो भी कौन चेंज करेगा, वो भी कौन मॉडिफाई करेगा, वो करेगा DBA। नेक्स्ट देखते हैं ग्रांटिंग यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस द डेटाबेस। अब डेटाबेस क्रिएट कौन करेगा, DBA करेगा। तो उस डेटा को एक्सेस कौन करेंगे, कौन कौन से यूजर्स उनको एक्सेस करेंगे, किस टाइप का एक्सेस चाहिए वो कौन देगा, वो भी DBA देगा। मतलब यूजर ऑथराइजेशन देगा कि ये यूजर जो है वो ये डेटा एक्सेस कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज स्पेसिफाई इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। अब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको कहा था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें हर टेबल में, हर डेटाबेस में हमें इम्पोज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक टेबल क्रिएट की तो उसमें जो डेटा टाइप्स हैं उन कॉलम्स के, वो क्या क्या होने चाहिए, उनके साइजेस क्या होने चाहिए, वो एक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। क्या प्राइमरी की होना चाहिए, क्या फॉरेन की होना चाहिए, क्या रिलेशंस होना चाहिए दो पर्टिकुलर टेबल्स में, तो ये सब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जांपल मुझे अगर सेमेस्टर वैल्यू इंस्टॉल करनी है, जैसे मैंने आपको कहा था, तो सेमेस्टर वैल्यू में क्या कंस्ट्रेंट होना चाहिए। अगर मैं कोई पर्टिकुलर नेम स्टोर कर रहा हूँ तो उस नेम की साइज क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज, ये सारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स कौन स्पेसिफाई करेगा, ये स्पेसिफाई करेगा DBA। क्लियर है। तो जैसे ही अपन टेबल क्रिएट करते हैं, हम स्कीमा क्रिएट करते हैं, वो क्या करता है, उसी में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी डिफाइन कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर टेबल में ये प्राइमरी की है, ये पर्टिकुलर टेबल में ये पर्टिकुलर वैल्यूज जो है नॉर्मल वैल्यूज रहेंगी। क्लियर है। ये डिफॉल्ट वैल्यूज रहेंगी, इन पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज ये वैल्यू से ये वैल्यू के बीच में ही रहेगा। तो ये सब क्या हो गए, हमारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हो गए। तो ये हम डिटेल में देखेंगे जब हम लोग इन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को इम्पोज कैसे करते हैं टेबल में, वो हम बनाना सीखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द रूटीन मेंटेनेंस। अब रूटीन मेंटेनेंस मीन्स पहला जिसमें है वो है एक्टिंग एज लाइसन विद यूजर्स। तो यूजर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन करना है, तो उसके बीच का जो कम्युनिकेटर बनना है वो भी किसको बनना है, DBA बनना है। मतलब कौन सा यूजर किस पर्टिकुलर यूजर के डेटा को एक्सेस करना चाहता है, वो जो इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है तो इंफॉर्मेशन भी कौन देगा, वो पर्टिकुलर DBA ही उसको प्रोवाइड करके देगा। नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स। तो मुझे परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना है, क्लियर है, और रिस्पॉन्ड चेंज को चेंज करना है तो वो भी कौन करेगा, उसको कौन रिस्पॉन्ड करेगा, DBA करेगा। एंड लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज पीरियोडिकली बैकिंग अप द डेटाबेस। मतलब टाइम टू टाइम क्या करना है, बैकअप लेना है। बैकअप क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं भी फेलियर ऑकर हुआ तो फेलियर ऑकर होने के बाद हमें क्या करना है, उसको रीस्टोर करना है। हमें जो अपनी डेटाबेस की वैल्यू उसको हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में ही रखना है। तो कहीं भी फेलियर हो सकते हैं, फेलियर होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने बैकअप लिया है उस बैकअप से हम क्या करेंगे, उनको रीस्टोर करेंगे। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ DBA, ये एग्जाम में पूछता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक इज दी डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। तो अभी तक किसी को भी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट?
आवाज आ रही है मेरे को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी तक यूजर्स में कोई डाउट? नो नो सर। सर। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स। सो पिछली क्लास से हम लोगों ने देखा था ANSI Spark 3 लेवल आर्किटेक्चर, क्लियर है? तो वो एग्जाम में पूछता है 3 लेवल आर्किटेक्चर या लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से, और दूसरा पूछता है कंप्लीट आर्किटेक्चर, एक्सप्लेन डेटाबेस कंप्लीट आर्किटेक्चर, या फिर पूछता है एक्सप्लेन डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो आपको क्या है, ये पर्टिकुलर आर्किटेक्चर ही दिखाना है आपको, ठीक है? तो ये अब होता क्या है, इसको देखते हैं। बेसिकली इस आर्किटेक्चर में 3 कंपोनेंट है, बेसिकली है 2 ही कंपोनेंट, एक है क्वेरी प्रोसेसर, एक है स्टोरेज मैनेजर, तीसरा है डिस्क स्टोरेज। लेकिन बेसिकली 2 ही मॉड्यूल्स हैं उसमें, पहला मॉड्यूल है क्वेरी प्रोसेसर, दूसरा है स्टोरेज मैनेजर। तो 1 बाय 1 देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए, सबसे ऊपर में जो लिखे हैं वो है यूजर्स। पहले में दिखा है देखो नैव यूजर्स, जिसके अंदर आते हैं टेलर्स, एजेंट्स एंड वेब यूजर्स। दूसरे में आ रहा है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर, तीसरे में आ रहा है आपका सोफिस्टिकेटेड यूजर्स और सिस्टम एनालिस्ट्स, एंड नेक्स्ट वन इज द DBA व्हिच इज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके नीचे लिखा हुआ है एप्लीकेशन इंटरफेसेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, क्वेरी टूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। सो नैव यूजर यूजेस परमानेंट एप्लीकेशन इंटरफेसेस। Application program first writes the application programs to access the database. Third one is the sophisticated user which uses query tools to access the database, and DBA uses admin tools to access the database. Clear है? तो फर्स्ट 2 टर्म समझ में आ रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्वेरी प्रोसेसर। तो क्वेरी प्रोसेसर का काम क्या है कि क्वेरी को प्रोसेस करना, जो भी क्वेरीज हमारी यूजर्स के थ्रू आ रही हैं, इन टर्म्स ऑफ DML क्वेरीज जो आ रही हैं, उनको क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करके क्या करना है, उसको आगे डाइवर्ट करना है। क्लियर है? तो अब इसमें टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं। पहला है एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, दूसरा है कंपाइलर लिंकर, थर्ड वन इज DML क्वेरीज, नेक्स्ट वन इज DDL इंटरप्रेटर, DML कंपाइलर ऑर्गेनाइजर, कोलेशन इंजन। तो 1 बाय 1 इनका टास्क देखते हैं। तो पहला है एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड। जो भी एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो नए यूजर्स एप्लीकेशन इंटरफेस यूज कर रहे हैं, उन एप्लीकेशन इंटरफेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कोड रन हो रहा होगा, तो उसके लिए हमको चाहिए एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड। सिमिलरली अगर एप्लीकेशन प्रोग्रामर अगर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट कर रहा है, तो वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट कर रहा होगा। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पहले तो कंपाइलर लिंकर पास भेजना पड़ेगा, वो क्या जनरेट करेंगे, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से भी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होगा, और उन ऑब्जेक्ट कोड में जो जनरेट हो रहे हैं उसमें जो DML क्वेरीज हैं, उन DML क्वेरीज को यहाँ पे डाइवर्ट करेंगे। क्लियर है? अब ये जो हमारा सोफिस्टिकेटेड यूजर था, ये भी क्वेरी टूल्स यूज कर रहा है, तो DML क्वेरीज ही लिख रहा है वो। तो यहाँ तक आ गई हमारी पूरी DML क्वेरीज। अब इन DML क्वेरीज को हम पास करेंगे DML कंपाइलर एंड ऑर्गेनाइजर में। मतलब उस होस्ट लैंग्वेज में जो हमने यहाँ पर जो हमारे होस्ट लैंग्वेज में जो ऑब्जेक्ट कोड था, उस ऑब्जेक्ट कोड को हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट कोड से हमने DML क्वेरीज को अलग किया, अलग करके उनको हम DML कंपाइलर के पास भेज रहे हैं। तो DML कंपाइलर या प्री कंपाइलर का काम क्या है कि उन DML क्वेरीज को क्या करे, एग्जीक्यूट करे, और एग्जीक्यूट करके क्या करे, क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान बनाए। क्लियर है? अब क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान क्या होते हैं? मैं अगर कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो क्वेरी जो है वो हो सकता है कि वो क्वेरी से डेटा जो है बहुत स्पीड आए, हो सकता है बहुत स्लो आए। तो क्या करता है, उस क्वेरी को क्या करता है, यहाँ पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उससे क्या करते हैं, सेट ऑफ क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान बनाते हैं। तो जो भी इफिशिएंट प्लान रहेगा, जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, उसको क्या करेगा, वो क्वेरी इवैल्यूएशन इंजन के पास क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा। तो ये क्वेरी DML कंपाइलर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, क्वेरी प्लान जनरेट करेगा, सेट ऑफ प्लान्स, और उन प्लान्स को क्या करेगा, जो भी इफिशिएंट प्लान रहेगा उसको क्या करेगा, इस इंजन के पास पास करेगा। अब ये इंजन में जो प्लान्स आए हैं उनको क्या करता है, वो स्टोरेज मैनेजर के पास डाइवर्ट करता है। तो यहाँ तक का जो काम था वो क्या था, क्वेरी प्रोसेसर। अब इसमें हमने एक चीज ये छोड़ दिया है, यहाँ पे DBA जो है वो एडमिन टूल यूज कर रहा है। एडमिन टूल यूज करके उसका काम क्या है, स्कीमा क्रिएट करना, मतलब डेटाबेस क्रिएट करना। ठीक है? टेबल्स क्रिएट करना कौन करेगा, DBA करेगा। तो DBA क्या कर रहा है, जो DDL क्वेरीज लिख रहा है, उन DDL क्वेरीज के लिए पहले क्या चाहिए, हमें DDL इंटरप्रेटर चाहिए, और अगर कोई DML क्वेरीज लिख रहा है तो उसको हमें DML क्वेरीज में फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है? तो DDL इंटरप्रेटर क्या करेगा, सेट ऑफ जो टेबल्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स को क्या करेगा, यहाँ से सीधा डेटा डिक्शनरी में स्टोर कर देगा। क्लियर है? तो डेटा डिक्शनरी क्या होता है वो बाद में देखते हैं। अभी तक का जो काम था हमारा वो था क्वेरी प्रोसेसर। अभी तक हमने जो भी क्वेरीज हमारे यूजर्स की आई हैं उनको हमने क्या किया, प्रोसेस किया है। क्लियर है? प्रोसेस करके हमने जनरेट किए हैं क्वेरी इवैल्यूएशन प्लान,
उन प्लान्स को हम क्या कर रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं स्टोरेज मैनेजर के पास। अब स्टोरेज मैनेजर का काम क्या है? स्टोरेज मैनेजर का काम यह है कि जो पर्टिकुलर जो भी डेटा आ रहा है उसको इफिशिएंटली हमें क्या करना है, स्टोर करना है डेटाबेस में, और जो डेटाबेस में डेटा स्टोर्ड है उनको इफिशिएंटली एक्सेस करने देना है। ठीक है, तो दो काम है, एक तो स्टोर करना इफिशिएंटली, कहाँ पे स्टोर करना है, किस डेटा फाइल में स्टोर करना है, दूसरा कि जिस डेटा फाइल से हमें डेटा रीड कराना है वो भी काम किसका है, स्टोरेज मैनेजर का है। क्लियर है? तो इसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज बफर मैनेजर, second one is file manager, third one is authorization and integrity manager, and last one is the transaction manager. वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज बफर मैनेजर। तो फर्स्ट देखते हैं फाइल मैनेजर। ठीक है, फाइल मैनेजर का काम क्या है कि जो डेटा हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस में वो किस डेटा फाइल में हमें स्टोर करना है। क्लियर है? तो डेटा फाइल को क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा कि ये जो डेटा इंसर्ट हो रहा है वो इस डेटा फाइल में, डेटाबेस के डिस्क स्टोरेज में इस पर्टिकुलर जगह पे या इस डेटा फाइल में हमें क्या करना है, स्टोर करना है। सिमिलरली अगर मैं कोई डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ डेटाबेस से, तो ये भी काम क्या करेगा कि किस डेटा फाइल से उसको डेटा एक्सेस करना है, वो पहले डेटा फाइल खोजेगा और डेटा फाइल से वो क्या करेगा, एक्सेस करवाएगा। ठीक है, अब डेटा जो है हमारा अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो हो सकता है कि डेटा सर्च करने में टाइम ज्यादा लगे, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सेस यूज करते हैं। तो जैसे हमें एक बुक में अगर हमें कुछ कंटेंट को अगर हमें सर्च करना है तो या तो हम क्या करें, पूरी बुक पढ़ना चालू करें, या तो हम क्या करें, इंडेक्स में जाएं और उस पर्टिकुलर टॉपिक का हम क्या करें, एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करें कि ये कहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, तो सेम सिनेरियो क्या है, यहाँ भी होता है कि यहाँ भी डेटाबेस में क्या होती है, इंडेक्सेस यूज होती हैं, जो इंडेक्सेस बताता है कि ये पर्टिकुलर डेटा किस लोकेशन में स्टोर्ड है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं इंडेक्सेस। क्लियर है? तो फाइल मैनेजर का काम है कि किस डेटा फाइल में डेटा स्टोर करना है या किस डेटा फाइल से डेटा रीड करना है। अब होता है बफर मैनेजर। बफर मैनेजर का काम क्या है, इंटरमीडिएट बिटवीन फाइल एंड डिस्क स्टोरेज। ठीक है, मतलब बफर मैनेजर क्या करता है, जो रिसेंटली यूज डेटा रहता है उसको क्या करता है, बफर में स्टोर करता है। तो मतलब जो भी फाइल से हम डेटा रीड करते हैं वो पहले जाता है बफर में, बफर के थ्रू क्या करता है, आपके पास प्राइमरी मेमोरी में आता है, और अगर मैं प्राइमरी मेमोरी से कोई डेटा राइट करना चाहता हूँ तो प्राइमरी मेमोरी से पहले जाता है बफर में, बफर से जाता है वो डेटा फाइल में। ठीक है, तो ये बीच का काम करता है। तो ये बफर में अगर आप ये पहले से प्रीफेच करके रखेंगे डेटा तो वो बहुत जल्दी एक्सेस हो जाता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बफर मैनेजर। फिर है आता है आपका ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। तो ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर काम क्या है कि पहला तो है यूजर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना, कि अगर कोई सोफिस्टिकेटेड यूजर क्वेरी टूल से उस डेटा को एक्सेस कर रहा है तो वेदर ही इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस द डेटा और नॉट, उसको ऑथराइजेशन मिला हुआ है कि नहीं। अगर नहीं मिला हुआ है तो ये क्या करेगा, आपका यहाँ पर रिक्वेस्ट को क्या करेगा, यहाँ पर उसको रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है? तो यूजर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना। सेकंड वन इज इंटीग्रिटी मैनेजर। अब डेटा की जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आपने दिए हैं वो भी इंटीग्रिटी कौन मैनेज करेगा, यही मैनेज करेगा। मतलब अगर आपने किसी पर्टिकुलर कॉलम की साइज दी है 20 और आप 20 से ज्यादा वाला डेटा डाल रहे हैं तो वो कौन चेक करेगा, वो ये इंटीग्रिटी मैनेजर ही चेक करेगा कि आपके इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो ये भी क्या करेगा, उस क्वेरी को रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है? तो ये हो गया ऑथराइजेशन है इंटीग्रिटी मैनेजर। नेक्स्ट वन इज द ट्रांजैक्शन मैनेजर। अब ट्रांजैक्शन मैनेजर काम क्या है, ट्रांजैक्शन को मैनेज करना। अब ट्रांजैक्शन को मैनेज करना मीन्स हमने जो दो प्रॉब्लम्स पढ़े थे, एक प्रॉब्लम पढ़ा था हम लोगों ने एटॉमिसिटी प्रॉब्लम और एक प्रॉब्लम हमें पढ़ा था कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली। ट्रांजैक्शन में ये दो प्रॉब्लम पढ़े थे हम लोग, जिसमें दो यूजर थे, एक डेटा ट्रांसफर कर रहा था दूसरे को, तो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था, दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले क्या हो रहा था, फेलियर ऑकर हो रहा था। तो फेलियर ऑकर हो रहा था तो ट्रांजैक्शन मेरा क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, फेल ट्रांजैक्शन हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेटा एक कंसिस्टेंट स्टेट में। तो उस कंसिस्टेंट स्टेट में लाने के लिए काम कौन करेगा, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या करेगा, उस डेटा को चेक करेगा कि कहाँ पर डेटा हमारा फेल हो गया, कहाँ पे हमारा सिस्टम फेल हो गया, तो कौन सा डेटा हमारा डेटाबेस में राइट हुआ, कौन सा डेटाबेस में राइट नहीं हुआ, कौन से किसको रोल बैक करना है, किसको फिर से एग्जीक्यूट करना है, ये सब काम करेगा ट्रांजैक्शन मैनेजर। दूसरा कॉन्करेंट एक्सेस एनोमली भी देखा था हमने कि एक पर्टिकुलर डेटा को अगर एक से ज्यादा यूजर्स एक साथ एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो किसको एक्सेस प्रोवाइड करना है, तो वो भी काम कौन करेगा, शेड्यूलिंग का काम ट्रांजैक्शन मैनेजर करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका स्टोरेज मैनेजर, कैसे स्टोर करना है डेटा और कैसे उसको एक्सेस करने देना है, किस पर्टिकुलर स्टोरेज से मुझे एक्सेस करने देना है। उसके बाद है थर्ड कंपोनेंट जो है डिस्क स्टोरेज। अब डिस्क स्टोरेज में बेसिकली
तीन ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डेटा, दूसरा होता है इंडाइसेस, तीसरा होता है डेटा डिक्शनरी। ठीक है, ये जो फोर्थ वन लिखा हुआ है ये स्टेटिस्टिकल डेटा है। स्टेटिस्टिकल डेटा मीन्स अगर मुझे मीन चाहिए, अगर मुझे वेरिएंस चाहिए, ठीक है, तो ये कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा जो है वो अलग से पहले से प्रीफेच करके डिस्क स्टोरेज में अलग से स्टोर किए रहते हैं। ये भी कौन डिजाइन करेगा? ये भी डिजाइन करेगा आपका डीबीए। ये स्टेटिस्टिक्स डेटा को है पहले से आप क्या करें, अलग से स्टोर करके रखें। अदरवाइज ऑल द डेटा आर स्टोर्ड इन डेटा फाइल्स। ठीक है, डेटा फाइल्स में डेटा स्टोर्ड है, इंडेक्सेस फॉर इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए हम इंडेक्सेस यूज करते हैं। एंड थर्ड वन इज द डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ डेटाबेस व्हिच स्टोर्स मेटा डेटा। ठीक है, एंड व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट द डेटा। ठीक है, डेटा अबाउट द डेटा मीन्स अगर मैं कोई डेटा स्टोर कर रहा हूँ, मैं स्टोर कर रहा हूँ राम, श्याम, मोहन, तो ये डेटा है क्या? दीज आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक डाउट आया है ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर का, ये क्या है? एम आई राइट सर? हाँ, तो ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर को फिर से देखते हैं। ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर का काम क्या है कि पहला काम है यूजर ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ से जो आपने जो टाइप्स ऑफ यूजर्स आपने यहाँ पे दिए, नैव यूजर है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एसोसिएट यूजर्स, ये तीन टाइप के यूजर्स अलग अलग टूल्स यूज कर रहे हैं। एक क्वेरी टूल यूज कर रहा है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट कर रहा है, फिर उस एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटा रीड या राइट कर रहा है, और तीसरा परमानेंट एप्लीकेशन इंटरफेस यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो डेटाबेस एक्सेस करना चाह रहे हैं जिस टाइप का, वेदर ही विल बी ऑथराइज्ड टू एक्सेस द डेटा और नॉट, तो ये यूजर ऑथराइजेशन प्रोवाइड किया। सेकंड वन इज द इंटीग्रिटी मैनेजर। अगर ये तीनों, अगर कोई डेटा एक्सेस राइट कर रहे हैं, तो जो डेटा राइट कर रहे हैं वो डेटा करेक्ट है कि नहीं है। अगर आपने किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का कॉलम दिया है, सपोज स्ट्रिंग, ठीक है, अगर आपने कैर दिया या वेर कैर दिया और उसमें आप नंबर डाल रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो ले लेगा। लेकिन अगर आपने नंबर दिया है और उसमें आप स्ट्रिंग डाल रहे हैं, तो वो तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेट कर रहा है, क्योंकि उसका डेटा टाइप का जो डेटा टाइप है, सॉरी, उस डेटा का जो डेटा टाइप है, कॉलम का जो डेटा टाइप है वो है नंबर, लेकिन आप स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कोई डेटा डाल रहा हूँ और वो डेटा वैलिड नहीं है, मतलब किसी रेंज के बाहर का डेटा है, ठीक है, तो वो भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट चेक करेगा इंटीग्रिटी मैनेजर। तो ये इंटीग्रिटी आपका जो है मैनेज करता है आपका डेटा का। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं, अपन पढ़ रहे थे डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ डेटाबेस व्हिच स्टोर्स मेटा डेटा। नाउ व्हाट इज मेटा डेटा? मेटा डेटा इज द डेटा अबाउट द डेटा। जो डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम क्या कर रहे हैं, एक मेटा डेटा स्टोर कर रहे हैं, उस डेटा के बारे में भी हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मेटा डेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं राम, श्याम, मोहन यूज कर रहा हूँ, तो वो क्या है, नेम्स हैं। अगर मैं 1 2 3 यूज कर रहा हूँ, तो दीज आर दी सेमेस्टर वैल्यूज। ठीक है, और दीज आर दी रोल नंबर्स ऑफ दैट स्टूडेंट्स। तो वो हम क्या करते हैं, हम उसको मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेटा डेटा हम कब डिफाइन करते हैं? जब हम डीडीएल क्वेरी लिखते हैं, हम टेबल को डिफाइन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कॉलम का नाम देते हैं और कॉलम के डेटा टाइप भी हम डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमने देखा था, ये हमने एक फाइल हमने आपको दी थी, ये जो empdpt.sql एक फाइल दी थी मैंने आपको। तो इस फाइल में देखिए सबसे पहले जो लिखा हुआ है क्रिएट टेबल empty, मतलब ये एक डीडीएल क्वेरी लिखी हुई है। ये इस डीडीएल क्वेरी में डेटा क्या है? डेटा आर empty नंबर, ईनेम, जॉब, मैनेजर, दीज आर दी डेटा। और इनका इसके बारे में डेटा क्या है? इसके बारे में डेटा है कि दीज आर दी नंबर, दीज आर दी वेरकेयर वैल्यूज, दीज आर दी वेरकेयर वैल्यूज, दीज आर आल्सो नंबर, दीज आर डेट टाइप, दीज आर नंबर्स। तो ये क्या हो गया? मेटा डेटा हो गया। तो ये मेटा डेटा हमारा क्या होगा? स्टोर होगा किसमें? डेटा डिक्शनरी में। अभी डेटा डिक्शनरी को हम एक्सेस कैसे करते हैं? तो हम लैब में देखे थे, हम लोगों ने लिखा था रन एसक्यूएल कमांड लाइन। अगर मैं थोड़ा फास्ट हो जाऊं तो रोक लेना। देखिए मैंने यहाँ पर अपने यूजर को क्या किया है, कनेक्ट किया है। कनेक्ट करने के बाद जब मैं लिख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम empty, तो ये मैंने क्या किया? टेबल एक्सेस किया, डेटा एक्सेस किया। अब इसका मेटा डेटा निकालना है कि कौन सा डेटा की क्या डेटा टाइप है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्क्राइब empty। ठीक है, टेबल डिस्क्रिप्शन निकालने के लिए। तो ये देखिए, ये है डेटा स्टोर हो, जो भी डेटा स्टोर्ड है वो यहाँ पर है, और इनके बारे में जो मेटा डेटा है कि इनके डेटा टाइप क्या है, उनकी साइज क्या है।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेटा डेटा आपका यहाँ पर है। ठीक है, so these are the data and these are the metadata and these are the constraints defined on the data or integrity constraint defined on the data कि EMP number cannot contain null value, ये एक constraint define कर दिया हमने। क्लियर है, तो ये हो गया आपका मेटाडेटा। इसको अब हम एग्जिट कर देते हैं, वापस आ जाते हैं स्लाइड में। तो ये हमने कंप्लीट आर्किटेक्चर पढ़ लिया है। अब इसके बारे में अगर किसी को डाउट है तो यहाँ पे थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। भले पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा था क्वेरी प्रोसेसर। क्वेरी प्रोसेसर के 3 पार्ट हमने पढ़े, डीएमएल कंपाइलर, डीडीएल इंटरप्रेटर, क्वेरी रिलेशन इंजन। दूसरा था स्टोरेज मैनेजर। स्टोरेज मैनेजर में हमने पढ़ा ऑथराइजेशन इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, फाइल मैनेजर और बफर मैनेजर। यहाँ पे इन सब के बारे में नोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे डीडीएल इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेट डीडीएल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड डेफिनेशन इनटू डेटा डिक्शनरी। क्वेरी रिलेशन इंजन का काम क्या है कि लो लेवल इंस्ट्रक्शन जो आ रहे हैं, जो आपके जो प्लान्स क्रिएट हो रहे हैं, वो प्लान्स को क्या करना है, आगे फॉरवर्ड करना है और एग्जीक्यूट करना है। क्लियर है। डीएमएल कंपाइलर काम क्या था कि डीएमएल स्टेटमेंट्स जो हैं, उन डीएमएल स्टेटमेंट्स को लेवल लेवल इंस्ट्रक्शंस में चेंज करना है। और यहाँ पे कहीं लिखा हुआ परफॉर्म, ये देखिए डीएमएल कंपाइलर आल्सो परफॉर्म क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। तो मैंने आपको बताया था क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में क्या करता है कि सेट ऑफ प्लान्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो सबसे कॉस्ट इफिशिएंटली प्लान होगा उसको क्या करता है, उसको आगे फॉरवर्ड करता है किसके पास, क्वेरी रिलेशन इंजन के पास। तो क्वेरी प्रोसेसर का जो मेन वर्क है वो क्या है कि सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्वेरीज एंड क्वेरी प्रोसेसिंग। मतलब क्वेरी को मुझे प्रोसेस करना है कि जो भी क्वेरीज मेरे यूजर्स से आएंगे उनको प्रोसेस करना है, उनको सिंप्लीफाई और उसको एक्सेस हो फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। स्टोरेज मैनेजर काम क्या है कि कैसे स्टोर इंटरेक्शन विद फाइल मैनेजर, एफिशिएंट स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा। मतलब किस डेटा में फाइल स्टोर्ड है, मतलब किस फाइल में डेटा स्टोर्ड है उसको इंटरेक्ट करना फाइल मैनेजर के थ्रू, और एफिशिएंट स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड अपडेटिंग ऑफ डेटा स्टोरेज मैनेजर का काम है। मतलब किस फाइल में डेटा अपडेट करना है, किस फाइल से डेटा रिट्राइव करना है, और किस पर्टिकुलर फाइल में डेटा एफिशिएंटली मुझे क्या करना है, स्टोर करना है। इसके जो है देखिए ऑथराइजेशन एंट्री मैनेजर, इसमें हमने देखा था टेस्ट द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बताया, और चेक द ऑथराइजेशन ऑफ यूजर ऑथराइजेशन टू एक्सेस द डेटा। ट्रांजैक्शन मेरा काम क्या है कि विच इंश्योर्स दैट डेटाबेस रिमेन्स इन ए कंसिस्टेंट स्टेट डिस्पाइट सिस्टम फेलियर्स। मतलब अगर कोई फेलियर आता है तो मुझे कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करनी है, तो मुझे कुछ चेंजेस को रोल बैक करना है, कुछ चेंजेस को फिर से करना है। वो काम कौन करना है, ट्रांजैक्शन मेरा काम करना है। और कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज जो हैं उनको भी क्या करना है, विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स हमें क्या करना है, एक्सेस करने देना है। फिर है फाइल मैनेजर। तो फाइल मैनेजर कौन से फाइल में जो है डेटा स्टोर करना है, तो एलोकेशन ऑफ स्पेस ऑन डिस्क स्टोरेज एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो हमने जो अच्छा एक चीज और था कि हमने जो 3 लेवल आर्किटेक्चर पढ़ा था, तो 3 लेवल आर्किटेक्चर में हमने सबसे नीचे देखा था फिजिकल। तो ये देखिए फिजिकल का ही काम कर रहा है स्टोरेज मैनेजर। ठीक है, कि फिजिकल स्कीमा हमारा कहाँ पे होना चाहिए, और ये हमारा लॉजिकल स्कीमा की तरह काम कर रहा है, क्वेरी को कैसे प्रोसेस करना है, लॉजिकल क्वेरी को। क्लियर है। और ये जो ऊपर हैं जो यूजर्स हैं, यूजर्स जो हैं वो एंड यूजर्स हो गए। तो एंड यूजर्स ऑलवेज एक्सेस दी व्यू लेवल ऑफ दी आर्किटेक्चर। तो ये व्यू लेवल आपका क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो देखिए बफर मैनेजर भी है कि फेचिंग डेटा फ्रॉम दिस स्टोरेज इनटू मेन मेमोरी एंड डिसाइडिंग व्हाट डेटा टू कैश इन मेन मेमोरी। तो डेटा पहले कैश मेमोरी में आता है, फिर कैश मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है, और जब राइट करते हैं तो मेन मेमोरी से कैश मेमोरी से फिर डिस्क स्टोरेज जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, वहाँ पे आपका डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका काम एक ये भी है कि अगर आपकी मेन मेमोरी की साइज कम है तो ये पहले क्या करता है, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था पिछले बार, ये वही है। ठीक है, अगर मच लार्जर देन साइज ऑफ मेन मेमोरी है तो क्या करता है, उसको हैंडल करता है बफर। और ये जो है आपका जो डिस्क स्टोरेज के पार्ट्स हैं, तो पहला है डेटा फाइल, so they store the database itself. Second one is data dictionary, so data dictionary stores the metadata, जैसे मैंने आपको बताया। और third one is the indices, so indices are used for faster retrieval, so fast access to the data items। अब आ जाते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो आपके आज की क्लास में आते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर दैट विल एक्सेस द डेटा इन द डेटाबेस। तो हमने देखा एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर यूजर, स्पेशलाइज्ड यूजर, नैव यूजर, ये 4 टाइप के यूजर्स हैं जो डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है,
फिर आ जाता है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ डीबीए। तो ड्यूटीज ऑफ डीबीए हमने देखा, स्कीमा क्रिएशन, स्कीमा मॉडिफिकेशन, एक्सेस मेथड मॉडिफिकेशन, ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस। ये सब हमारा क्या हो गया, ड्यूटीज ऑफ डीबीए हुआ। थर्ड वन इज द एक्सप्लेन द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। तो अब आर्किटेक्चर दो चीज से पूछता है, एक तो होता है ANSYS स्पार्क 3 लेवल आर्किटेक्चर, तो हमें प्रीवियस जो क्लास में पढ़ा था वो बताना है, और अगर हम पूछता है कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस तो हमें यही डायग्राम बनाना है, ठीक है, जो हम डायग्राम हमने अभी देखा। और अगर पूछता है एक्सप्लेन डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स, तब भी हमें यही बनाना है। और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज मेटा डेटा, व्हाट इज डेटा डिक्शनरी, क्लियर है। उसके बाद एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, ये आपसे मैं पूछता हूँ, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन इज which type of user or database user would perform the following function for a billing system in a large company। ठीक है, मतलब अगर मुझे कंपनी में बिलिंग सिस्टम को यूज करना है, ठीक है, तो उसमें ये 2 टास्क जो परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से यूजर परफॉर्म करेंगे। पहला जो है वो है राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट मंथली बिल्स। कौन करेगा बताइए, कौन करेगा राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट मंथली बिल्स, कौन सा यूजर करेगा? आवाज आ रही सबको? सर एप्लीकेशन यूजर। यस सर। एप्लीकेशन प्रोग्रामर। स्पेशलाइज्ड। ठीक है, मैं देख लेता हूँ चैट में क्या कर रहे हैं आप लोग, रिप्लाई। हाँ, तो कुछ लोगों ने कहा है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, कुछ लोगों ने कहा है हाँ सोफिस्टिकेटेड यूजर नहीं करेगा इसको, ये करेगा एप्लीकेशन प्रोग्रामर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए अलग से लिख दिया है राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट मंथली बिल्स, तो प्रोग्राम क्रिएट करना है, तो प्रोग्राम क्रिएट करना है मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामर का ही काम आएगा। सो राइट आंसर इज एप्लीकेशन प्रोग्रामर, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड वन इज द डेवलप्ड स्कीमा फॉर न्यू काइंड ऑफ बिलिंग सिस्टम, क्लियर है। तो डेवलप स्कीमा, जहां स्कीमा आ जाता है तो वो कहाँ जाएगा, डीबीए के पास आ जाएगा, क्लियर है। So DBA is the responsible for schema creation, schema modification, all is done by DBA, clear है। So these are the university questions। So आज की क्लास यहाँ खत्म, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर